विद्यार्थियों, अब हमने आपको आलोक धनवा का कराया था, आलोक धनवा पढ़ाया था, पतंग। और अब हम जो है आपको वो उस पाठ समाप्त हो गया है। अब जो हम आपको करा रहे हैं कुंवर नारायण करा रहे हैं, कविता उन्होंने लिखी है। और इसमें से भी आपको ये भी इसमें से काव्यांश पर आधारित है ना, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर कविता के बहाने बात सीधी थी पर इसमें से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और ये महत्वपूर्ण है। आरोह है, ये भी भाग 2 चल रहा है ना, आरोह भाग 2 आपका चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जो है कक्षा 12 का जो है ये कर रहे हैं। देखें देखें कविता के बहाने कुंवर नारायण जी ने लिखा है, काव्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों उत्तरों के बहाने बात सीधी थी पर कविता एक खिलना है। वो लिखते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के मायने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के मायने बच्चा ही जाने। 2015 में पूछा है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें से ज़रूर पूछे जाते हैं। इस तरह का आपको काव्यांश दे दिया जाएगा, है ना, काव्यांश मतलब कविता दे दी जाएगी और उसमें से जो है प्रश्न आएगा। जैसे इसमें से पहला प्रश्न पूछ रहा है, कवि ने फूलों के खिलने को कवि की कविता से कम आंका है क्यों, स्पष्ट कीजिए। 2010 में भी पूछा है, तो आप इसी से लगा सकते हो कितना महत्वपूर्ण है। देखें दूसरा प्रश्न जो बन रहा है इसमें से, कविता की तुलना किससे की गई है और किस रूप में। 2010 में पूछा है, सब घर एक कर देने का अभिप्राय क्या है। 2010 में पूछा है। अथवा करके भी पूछ सकता है। अथवा मतलब उसी को दूसरे रूप में, उक्त कविता में के संदर्भ में सब घर एक कर देने का आशय स्पष्ट कीजिए। अथवा कविता के आधार पर बताएं कि सब घर एक कर देने का आशय क्या है। आपको समझ में आ रहा होगा, एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा है। देखो 2010, 2015, ठीक है बच्चों। अथवा फिर इसी को पूछा है, इस कविता के बहाने को बताएं कि सब घर एक कर देने के मायने क्या है। 2012 में पूछा है। ठीक है बच्चों, देखो एक ही प्रश्न को को कितने अनेक प्रकार से पूछा गया है। फिर इसमें से प्रश्न पूछा है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। 2012। फिर उसके बाद देखें नीचे देखें, इसी को को ही पूछा है अथवा करके, कविता को फूल और बच्चे के समानांतर किस रूप में रखा गया है। अथवा फूल और बच्चे को कविता के समानांतर रखने में कवि का आशय क्या हो सकता है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के मायने क्या होते हैं। 2012। अथवा फूलों का बिना मुरझाए महकने का भावार्थ क्या है। 2015 में। तो हम सबसे पहले पहला प्रश्न लेंगे बच्चों। पहला प्रश्न देखो, कुंवर नारायण जी क्या कह रहे हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा है। कविता का नाम है कविता के बहाने बात सीधी थी पर। ठीक है, कविता का नाम। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता की तुलना उन्होंने फूलों से कर दी है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, ठीक है, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। बच्चा कितना मासूम होता है, वो उसमें कोई छल कपट नहीं होता है ना, वो सबके साथ घुल मिल के रहता है। इसी प्रकार से कविता जो है हर भेदभाव को तोड़ती हुई सबका मनोरंजन करती है, सबके दिल को बहलाती है। ठीक है, हर कोई उसे पढ़ता है ना। फूल तो फिर भी कुछ समय के बाद मुरझा जाता है, परंतु कविता जो है कई
काफी लंबे समय तक, वर्षों तक जो है, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वह जो है पृथ्वी पर कविता रहती है, शब्द रहते हैं। ठीक है, तो वो कभी नहीं मरते। ठीक है, तो फूल क्या है, कुछ समय के बाद तो मुरझा जाता है, पर कविता का अंत कभी नहीं होता, हम कह सकते हैं। तो देखें बच्चों, पहला प्रश्न को देखें। इसमें पहला प्रश्न देखें, कवि ने फूलों के खिलने को कवि की कविता से कम आंका है, क्यों स्पष्ट कीजिए, क्यों फूलों की तुलना में कवि ने क्या कहते हैं फूलों को कम क्यों आंका है। जब कवि ने तुलना कर दी, किसकी तुलना करी है बच्चों, फूल और कविता की तुलना करी है आपस में, और फूल को तो उसने कम आंका है, किसकी तुलना में, कविता की तुलना में, है ना, कविता की तुलना में कम आंका है। देखो क्यों आंका है, 2015 में पूछा है। उत्तर देखो बच्चों, अब देखो ध्यान से देखेंगे। कवि ने फूलों के खिलने को कवि की कविता से कम आंका है, क्योंकि फूलों के खिलने और उसके सुगंध फैलाने की एक निश्चित सीमा होती है। एक निश्चित सीमा तक ही फूल खिला रहता है, और एक निश्चित समय के बाद उसकी सुगंध खत्म हो जाती है, फूल भी मुरझा जाता है। फूल 1 या 2 दिन तक ही खिला रह सकता है, अपनी सुंदरता से लोगों का मन मोहता है, और खिले रहने तक ही अपनी सुगंध फैलाकर लोगों के मन को आनंदित करता है। जबकि कवि की कविता के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है। कविता अपने भाव और शिल्प सौंदर्य में सदैव सारे संसार का मन मोहकर उसे अपने रस सुगंध का आस्वादन कराती हुई परमानंद का अनुभव कराती है। ठीक है, समझ में आया। जो कविता है वो जो है, उसका जो भाव है, उसका जो सौंदर्य है, शिल्प सौंदर्य, वो सारे संसार, पूरे विश्व को सुगंध फैलाता है। दूसरा प्रश्न मैंने अभी पढ़ा था, दूसरा प्रश्न ख देखें। कविता की तुलना किससे की गई है, किस रूप में की गई है ना, किससे की गई है और किस रूप में की गई है। देखें ख देखें, कवि ने कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से करी है, फूलों के खिलने और बच्चों के खेलने से की है। इन तुलनाओं में चिड़िया की उड़ान और फूलों के खिलने का तो कविता से अत्य अल्प साम्य है ना, अत्य अल्प साम्य है, किंतु उसका पूर्ण साम्य बच्चों के खेलने के साथ ही बैठता है। क्या कहना चाहता है, देखो पहली लाइन में, कवि ने कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान, कवि ने कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से करी है। पर चिड़िया की उड़ान तो काफी, कितनी भी उड़ान उड़ ले, लेकिन उसके एक सीमा तक ही उड़ सकती है। और फूलों के खिलने से की है, फूल भी कुछ समय तक खिलता है, उसके बाद मुरझा जाता है। बच्चों के खेलने से की है, बच्चे खेलते हैं जब बचपन में। ठीक है, इन तुलनाओं में चिड़िया की उड़ान और फूलों के खिलने का तो कविता से अल्प साम्य है, बहुत ही, मतलब बहुत कम समय के लिए खिलते हैं, बहुत कम इनकी तुलना है, किंतु उसका पूर्ण साम्य तो बच्चों के खेलने के साथ बैठता है। मतलब जो ये बच्चे का उदाहरण दिया है, बच्चे जो है निष्कपट भाव से खेलते हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, किसी को भी हृदय से लगा लेते हैं, सबको हंसा देते हैं। कोई भी दुखी होगा, बच्चे की मुस्कान देख के खुश हो जाता है, अपना सारा दुख भूल जाता है छोटे बच्चे की मुस्कान देख के। क्योंकि जैसे छोटे बालक अपने भोलापन होता है, उनकी चंचलता होती है ना, उनकी मुस्कान होती है, नटखट होता है ना। खेलों से संसार के किसी भी व्यक्ति का बिना भेदभाव से मन मोह कर उसे परमानंद का अनुभव कराते हैं। जैसे छोटे बच्चे परमानंद का मोह, उसमें भगवान कृष्ण की तरह नटखट, कभी इधर दौड़ लगाते, कभी उसी में इंसान जो है अपना दुख भूल जाता है, अपना दुख भूल जाता है। उसकी जो नटखटपन होता है उसी को देखता रहता है, उसकी मुस्कान, उसका भोलापन होता है बच्चे का, उसमें अपने सारे दुख भूल जाता है। वो व्यक्ति का बिना भेद के मन मोह कर उसे क्या करते हैं, आनंद का अनुभव कराते हैं। ठीक वैसे ही कविता भी सारे संसार के लोगों को बिना किसी भेदभाव, तू बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, छोटी कास्ट का है, बड़ी कास्ट का है, इस चीज भेद को, बच्चा है, बूढ़ा है, इस भेदभाव को क्या कहते हैं, भारत का है, विदेश का है, इस सब भेदभाव को भूलकर वो पूरे संसार को जो है एकजुट में बांटती है, एकता का संदेश देती है, हमें जोड़ के रखती है मनुष्यों को। आगे ग देखेंगे, आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ग देखें,
सब घर एक कर देने का अभिप्राय क्या है 2010। आपको कॉपी में लिखना है, साफ साफ राइटिंग में लिखना है, काले पेन से जो है प्रश्न लिखना है और नीले से उत्तर लिखना है, फिर 2 लाइनों का गैप करना है। ठीक है बच्चों, इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स पे आपको लिखना है कवि का नाम कुंवर नारायण, और उसके बाद पाठ लिख दोगे, है ना। पाठ क्या लिख दोगे? पाठ है जैसे क्या कहते हैं, पाठ अभी बता देंगे आपको हम, है ना। पाठ कविता के बहाने, ठीक है, कविता के बहाने। देखिए ग देखें, सब घर एक कर देने के से क्या क्या अभिप्राय है? सब घर उसी को अलग अलग तरह से पूछेगा। उक्त कविता के संदर्भ में आपको एक ही प्रश्न लिखना है। उक्त कविता के संदर्भ में सब घर एक कर देने का आशय स्पष्ट कीजिए। कविता के आधार पर बताएं कि सब घर एक कर देने का आशय क्या है। इस कविता में के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के मायने क्या है। अलग अलग तरह से पूछा है, उत्तर एक ही होगा। उत्तर एक ही होगा बच्चों, मैं बार बार समझा रही हूँ आपको ना। सब घर एक कर देने का अभिप्राय सब में एकता स्थापित कर देना है। वह देखेंगे अब कविता और बच्चे के समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं 2012 में पूछा है। देखें, कविता को फूल और बच्चे के समानांतर रखने का कारण यह है कि उनकी तुलना करी है। किसकी की है? कविता को फूल से और बच्चे के समानांतर, बच्चे के दोनों के सामने फूल और बच्चे की से तुलना करी है। समानांतर रखने के कारण क्या है? जिस प्रकार फूल अपनी महक से बिना किसी भेदभाव के हर किसी को एकमात्र भाव से महका कर उसे आनंदित करता है। ठीक है, कोई भेदभाव, काला गोरा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब है, छोटी कास्ट बड़ी कास्ट, इन भेदभावों को मिटाकर वो सबको एक प्रकार का सुख देता है। तभी भगवान के चरणों में, क्योंकि अहंकार नहीं है, भगवान के चरणों में हमेशा फूल समर्पित किए जाते हैं, है ना। है उसी प्रकार सोना चांदी को समर्पित नहीं किया जाता, फूलों को समर्पित किया जाता है। उसी प्रकार कविता भी अपने रस से सभी को एक समान भाव से आनंद प्रदान करती है। ऐसे ही बच्चा भी अपने निश्चल मुस्कान, है ना, कोई भी अजनबी बच्चा है निश्चल मुस्कान कर रहा है तो है ना, उसके मोहक चंचलता भोलेपन से सबको समान रूप से आनंदित कर देता है। उसमें सबको श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है। उसी प्रकार अच्छी कविता भी सभी साहित्यकारों को एक समान आनंद का अनुभव कराती है, एक समान आनंद का अनुभव कराती है। अंगा देखेंगे बच्चों, अंगा देखेंगे, कविता के बहाने बात सीधी थी। ठीक है, कविता के बहाने बात सीधी थी, हम इसी को पढ़ रहे हैं। अंगा देखें, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए यह कहने के मायने क्या होते हैं 2012 में। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकाने के मायने क्या होते हैं, अथवा फूलों का बिना मुरझाए महकने का भावार्थ क्या है 2015 में। देखेंगे बच्चों, देखेंगे इसको, अंगा देखेंगे। देखो, कविता के संदर्भ में, कविता के बारे में, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के मायने यह होते हैं कि अपनी रचना के बाद कविता अपनी कभी मुरझाती नहीं है। ठीक है, युगों तक एक समान रूप से लोगों को मन को अपने रस को सुगंध की तरह महकाती रहती है, लोगों के मन को सुगंध की तरह महकाती रहती है, जब कि फूल मुरझाने के साथ ही अपनी महक और आकर्षण भी देते हैं। अब जैसे इसमें प्रश्न बनता है, जैसे काव्यांश है, जैसे एक है कविता के बहाने, है ना, एक है आपको मैंने पढ़ाया कविता के बहाने। ठीक है, कविता के बहाने। दूसरा है बात सीधी थी पर, है ना। अब देखेंगे इसमें भाव पक्ष और जो है कला पक्ष है। क्या भाव क्या है। काव्यांश के सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्न भी पूछता है। वो देखो, कविता एक उड़ान है, कह रहा है कवि, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। कविता के पंख लगा उड़ने के मायने चिड़िया क्या जाने। उपयुक्त पंक्तियों के भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए। इन काव्य पंक्तियों में, कविता में कविता की कल्पना को उड़ान की सीमाहीन, बंधनहीन दर्शाता है। कवि कहता है कि कविता की कोई सीमा नहीं है ना। कविता की कोई सीमा, फूल की सीमा है, फूल कुछ समय तक खिलता है, उसके बाद फिर मुरझा जाता है। चिड़िया की उड़ान की भी सीमा है, और कविता की उड़ान में कवि
चिन्हित करता है। चिड़िया की उड़ान सीमा है ना, सीमा है उसकी, बाहर से सीमा के भीतर है, वो सीमा के भीतर है। जबकि कविता की उड़ान कल्पना के पंख लगाकर कहीं से भी कहीं पहुंच सकती है, यह सीमा के बंधन में नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा, आशा कर रही हूँ। देखो, उपयुक्त पंक्तियों के कला पक्ष को लिखिए। इसका कला पक्ष, चिड़िया के बिंब के माध्यम से कविता की उड़ान की अमूर्तता को मूर्त किया गया है। भाषा सरल और सुबोध है। ठीक है बच्चों, है ना, अमूर्त को मूर्त रूप में कराया गया है, बताया गया है। ठीक है, चिड़िया के बिंब, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो असली नहीं है, पर उसका बिंब इस तरह से खींचा है कि वो मूर्त लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सच लग रहा है। ठीक है, जीवंत लग रहा है। कवि ने उदाहरण दिया है, जिसके उपमा दी है, तुलना करी है, वो बिल्कुल जीवंत लग रहा है। बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा के बेकार घूमने लगी। बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा की बेकार। उपयुक्त पंक्तियों में भाव पक्ष प्रकाश डालिए। इन पंक्तियों में बात तो अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्दों के प्रयोग पर बल दिया है कि बात की चूड़ी मर जाना से क्या आशय है। बात में कसावट का ना होना, अर्थात बात का अपेक्षित प्रभाव न पड़ना, मतलब बात जो कही है उसका प्रभाव न पड़ना। ऐसी स्थिति में बात शब्द जाल में उलझ कर रह गई। कठिन शब्दों का प्रयोग कर लिया, है ना, भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग कर लिया, किसी के समझ में आए और किसी के नहीं आए। तो हमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, हमें सरल भाषा का प्रयोग करना है। ये नहीं कठिन शब्द बोल दिए, अपनी विद्वता का हमें प्रमाण नहीं देना। हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जो कि आसानी से दूसरों को समझ में आ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न 2 देखिए। उपयुक्त पंक्तियों के कला पक्ष को लिखिए। बात की चूड़ी मर जाना मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है। भाषा सरल और सुबोध है। कविता की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि आपको मैं पढ़ाते जा रही हूँ। प्रश्न 1 देखिए। कविता के बहाने शीर्षक कविता सब घर एक कर देने शब्द समूह का क्या अर्थ है। कविता के बहाने शीर्षक कविता में सब घर एक कर देने का शब्द समूह का अर्थ है सब में एकता स्थापित करना। देखें, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के मायने क्या होते हैं। फूल तभी तक अपनी सुगंध से संसार को महकाता रहता है जब तक वह खिला रहता है। मुरझाने के पास उसकी सुगंध समाप्त हो जाती है। किंतु कविता की सुगंध, कविता का रस आनंद, है ना, वह अक्षुण रहती है, वह कभी मरती नहीं है, उसमें उसका कभी भी ह्रास नहीं होता, वह फूलों की भांति मुरझाती नहीं है। वह देश काल में अपनी सुगंध सबको प्रफुल्लित, यानी कि सबको प्रसन्न करती है, सबको सुख देती है, सबको आनंद देती है, सबको रस का अनुभव कराती है। यही बिना मुरझाए महकने के मायने हैं। प्रश्न 3 देखिए। बात सीधी थी पर कविता में भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। 2012-2014 कुंवर नारायण जी का है। देखिए, इसमें भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय यह है कि भाषा अभिव्यक्ति में भावों के साथ आई स्वाभाविकता तथा सीधी सरल भाषा से ही अभिव्यक्त करना चाहिए। उसके लिए किन्हीं शब्दों को खोजने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे पानी है, पानी का बहाव कैसा होता है। एक पानी आप डाल दीजिए कहीं पर भी, वो अपने आप रास्ता बना लेगा, चलता जाएगा। ठीक है, अपने आप अपना फ्लो में बह जाएगा वो। तो इसी प्रकार भाषा भी है। भाषा, हमें इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो दूसरे को समझ में आ जाए। ये नहीं कि क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर दिया और जो बोला वो समझ से परे है, अपनी विद्वता का प्रतीक दे दिया। तुलसीदास जी ने चाहे देखिए, रामायण जो लिखा उन्होंने, रामचरितमानस लिखा उन्होंने, अवधी भाषा को लिया। बहुत ही सरल भाषा थी, उस समय की लोक प्रचलित भाषा थी, है ना। तो सारे जो विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, वो संस्कृत के जो पंडित थे, उन्होंने इसका बहुत घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये मतलब बोलचाल की भाषा का प्रयोग इस भाषा में नहीं होना चाहिए, देववाणी संस्कृत में ही होना चाहिए। और उन्होंने भी इसका विरोध सहकर अवधी भाषा में ही रामचरितमानस की रचना की। तो हमें बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्लिष्ट शब्दों का, कठिन शब्दों का
है। समझ से परे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं, अपनी विद्वता का प्रमाण नहीं देना, हमें बात को समझानी है, दूसरे तक संप्रेषण करना है, अपनी बातों को पहुंचाना है। उसके लिए किन्हीं शब्दों को खोजने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर भावों को भी सफल अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। अब किसी गांव वाले के सामने अंग्रेजी में बात करने लग जाओ, है ना, अपनी विद्वता झाड़ने के लिए, तो ये बेवकूफ़ी कहलाएगी। ठीक है, अब किसी अंग्रेज के सामने बात करनी है तो ये अलग मैटर है। चौथा प्रश्न देखिए, भात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? 2016। बात और भाषा परस्पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, किंतु दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। बात का अभिप्राय मन के भाव से है, जिसको भाषा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब मन के भावों को स्वाभाविक सीधी सरल भाषा में व्यक्त किया जाता है, तब हम उसे सीधी भाषा की संज्ञा दे से अभिहित करते हैं, है ना। सीधे सरल शब्दों में व्यक्त किया जाता है, सीधी भाषा बोल देते हैं। मगर जब उसी बात को घुमा फिरा के विशेष शब्दों के साथ कहा जाता है तो बात थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, क्लिष्ट हो जाती है ना। अर्थात वह साधारण बुद्धि वालों की तो समझ में नहीं आने वाली। फिर जो यह बात किसी की समझ में ही ना आए, भला उस बात का क्या फायदा? कभी भी कह रहा है, उस बात का क्या फायदा? यानी बात को टेढ़ी ना कहकर सीधे सरल रूप में कहना चाहिए। सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी कैसे हो जाती है, एक उदाहरण से समझा जा सकता है। देखो, जैसे बाहर से आए किसी व्यक्ति को हमने बैठने के लिए कहा और सीधे सरल शब्दों में कहा कि आइए बैठिए, है ना। यह सीधी बात का एक उदाहरण हो गया। यदि हम इसी बात को थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा क्लिष्ट रूप में कह देंगे, कहेंगे आइए जनाब, अपनी तशरीफ का टोकरा रखिए, तो थोड़ी सी बात टेढ़ी हो जाती है। ठीक है बच्चों, थोड़ी टेढ़ी हो जाती है ना। तो आगे देखें प्रश्न 5 देखें बच्चों। देखो, कविता के बहाने प्रश्न 5, कविता के बहाने। कविता में कवि ने चिड़िया फूल और बच्चों के साथ कविता की तुलना करते समय, देखो फिर से देखें, कविता के बहाने कविता में कवि ने चिड़िया फूल और बच्चों के साथ कविता की तुलना करते समय बाहर भीतर कहा है। बाहर भीतर का आशय स्पष्ट कीजिए, अथवा करके भी पूछेगा। देखो 2011 में पूछा, कविता के बहाने कविता में कवि ने इस कविता को स्पष्ट फूल और बच्चों से किस रूप में समान और किस रूप में श्रेष्ठ माना है, 2011 में पूछा है। देखें यहाँ देखें 5 का आंसर देखें कविता के बहाने कविता, ये देखें कविता के बहाने कविता में कवि ने चिड़िया फूल और बच्चों के साथ कविता की तुलना करते समय जो बाहर भीतर कहा है, उसका आशय उसने चिड़िया फूल और बच्चों के साथ कविता की जो तुलनाएं की हैं वे भौतिक अर्थात बाह्य स्वरूप, बाहर, और भावनात्मक मतलब भीतर। भावनाएं हमारे अंदर होती है ना, है हमारे अंदर भावनाएं होती हैं। हमें कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी हमारे अंदर दुख पैदा हो जाते हैं कि हमारे पास कभी ईर्ष्या हो जाती है, कभी जलन हो जाती है हमें दूसरे को देखकर, है ना। ये सब हमारी भावनाएं हैं जो अंदर से उठती है। तो हमें अच्छी भावनाओं का, है ना, अंदर की भावनाएं, अंदर की चीज होती है, ठीक है। भावनाओं के रूप में भीतर जो कि मन का आंतरिक विषय से है, अर्थात चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान ना भौतिक रूप से पूर्ण रूप से सामान्य है और ना भावात्मक रूप से। इसी प्रकार फूल की सुगंध और कविता की सुगंध भी ना भौतिक रूप में एक समान है ना भावात्मक रूप में, जबकि बच्चों का खेल और कविता का खेल भौतिक और भावात्मक रूप से एक समान है, इसीलिए उसका यह रूप श्रेष्ठ है। इन्हीं भौतिक और भावनात्मक तुलनाओं के लिए कवि ने तीनों तुलनाओं में क्रमशः बाहर भीतर कहा है। देखो थोड़ा सा ये 5वां प्रश्न थोड़ा कठिन है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बताने का प्रयास मैंने आपको समझा दिया है कि कविता के बहाने प्रश्न है। कविता के बहाने कविता में कवि ने चिड़िया फूल और बच्चों के साथ कविता की तुलना करते समय बाहर भीतर कहा है। बाहर का क्या अर्थ है? बाहर हमारा जो समय बाहर है बच्चों, जैसे कि चिड़िया फूल और बच्चों के साथ कविता की तुलना करते समय जो बाहर भीतर कहा है उसका आशय
उसका आशय आशय है, उसका आशय है। देखो बच्चों, यह है कि उसने चिड़िया, फूल और बच्चों के साथ कविता की जो तुलनाएं की हैं वे भौतिक रूप अर्थात बाह्य स्वरूप, बाहर, और भावनात्मक रूप यानी कि भीतर, जो कि मन के अंदर के विषय होते हैं, ठीक है, से की है। ठीक है, अब मैं समझ रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। बाहर भीतर, बाहर का अर्थ क्या है? चिड़िया, फूल, बच्चों के साथ तुलना कर दी है, भौतिक रूप में तुलना कर दी है। ये शरीर जो हमको दिखाई दे रहा है, जो हमको आंखों से दिखाई दे रहा है, वो भौतिक होता है। बाह्य स्वरूप होता है, जो भावनात्मक, जो भीतर का स्वरूप होता है। भावनात्मक भीतर का स्वरूप मन के आंतरिक विषय, सूक्ष्म विषय होते हैं, जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते, है ना। आंखों से जिसको हम महसूस करते हैं, उनको बोलते हैं भावनात्मक। अर्थात चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान ना तो भौतिक रूप से पूर्ण रूप से एक समान है ना, भौतिक रूप से पूर्ण रूप से एक समान है और ना भावात्मक रूप से। इसी प्रकार फूल की सुगंध और चिड़िया की सुगंध ना भौतिक रूप से एक समान है और ना भावात्मक रूप से, जबकि बच्चों का जो खेल है और कविता का खेल भौतिक और भावनात्मक दोनों ही रूप में एक समान होता है। ऐसा कहना चाहता है कवि कि जो कविता की उड़ान ना तो भौतिक रूप में पूर्ण एक समान है ना, हम उसको देख नहीं सकते है, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और ना भावात्मक रूप से। इसी प्रकार फूल की सुगंध है और कविता की सुगंध ना तो भौतिक रूप में एक समान है, ना भावात्मक। जबकि बच्चों का जो खेल है, जो बच्चे खेलते हैं, निश्चल है, उनके उनके मन में छल कपट कुछ भी नहीं होता, सब लोग उनसे खुश, उनके नटखट व्यवहार को देख के अंदर से खुशी देते हैं। बच्चों का जो व्यवहार होता है, ऐसे ही कविता का खेल भौतिक और भावनात्मक दोनों ही रूप में एक है, भौतिक भी है और भावनात्मक, दोनों मन को छूता है वो, इसीलिए वह अन्य चीजों से श्रेष्ठ है। इन्हीं भौतिक और भावनात्मक तुलनाओं के लिए कवि ने तीनों तुलनाओं में क्रमशः बाहर भीतर कहा है, इनकी तुलना कर दी है भावनात्मक रूपों में, इसीलिए उसने बाहर भीतर का वर्णन किया है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं ये आपका समाप्त होता है कुंवर नारायण। आशा करती हूँ आप इसको काफी बार देखेंगे और मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।